ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए बनाई गई अंग्रेजी कंपनी 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर द्वारा निगमित की गई। एक एकाधिकार व्यापारिक निकाय के रूप में शुरू हुई, यह कंपनी राजनीति में शामिल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट के रूप में काम करती रही। इसके अलावा 19वीं सदी में चीन में कंपनी की गतिविधियों ने वहां ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार के लिए उत्प्रेरक का काम किया। कंपनी का गठन ईस्ट इंडियन मसाला व्यापार में हिस्सा लेने के लिए किया गया था। यह व्यापार स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार था, जब तक कि इंग्लैंड द्वारा स्पेनिश आर्मडा 168 की हार ने अंग्रेजों को एकाधिकार तोड़ने का मौका नहीं दिया। 1612 तक कंपनी ने अलग अलग यात्राएं की, अलग अलग सदस्यताएं लीं। 1657 तक अस्थायी संयुक्त स्टॉक थे। जब एक स्थायी संयुक्त स्टॉक बनाया गया, कंपनी को विपक्ष का सामना करना पड़ा डच, मेन डच ईस्ट इंडीज, अब इंडोनेशिया और पुर्तगाली। डच ने ईस्ट इंडीज के कंपनी सदस्यों को वस्तुतः बहिष्कृत कर दिया। 1623 में अम्बोइना नरसंहार, एक घटना जिसमें डच अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी, जापानी और पुर्तगाली व्यापारियों को मार डाला गया था, लेकिन कंपनी ने 1623 में पुर्तगालियों को हरा दिया। भारत 1612 ने उन्हें मुगल साम्राज्य से व्यापारिक रियायतें दिलवाईं। कंपनी ने दक्षिण भारत से मसालों के साथ कपास और रेशम के टुकड़े, नील और शोरा का व्यापार करना शुरू कर दिया। इसने अपनी गतिविधियों को फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया तक फैलाया। 1620 के दशक की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका उपयोग करना शुरू किया। दास श्रम और परिवहन दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अपनी सुविधाओं के साथ साथ अंगोला के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप पर लोगों को गुलाम बनाया। हालांकि कंपनी द्वारा गुलाम बनाए गए कुछ लोग इंडोनेशिया और पश्चिमी अफ्रीका से आए थे, लेकिन अधिकांश पूर्वी अफ्रीका से आए थे, मोजाम्बिक या विशेष रूप से मेडागास्कर से, और मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया में कंपनी की होल्डिंग्स में ले जाए गए थे। कंपनी द्वारा गुलामों का बड़े पैमाने पर परिवहन 1730 के दशक से 1750 के दशक की शुरुआत तक प्रचलित था और 1770 के दशक में समाप्त हो गया। 18वीं सदी के मध्य के बाद कपास के सामान का व्यापार कम हो गया, जबकि चाय आयात का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। चीन 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने चीन को अवैध अफीम निर्यात करके चाय के व्यापार को वित्तपोषित किया। उस व्यापार के प्रति चीनी विरोध ने पहली बार चाय की तस्करी को बढ़ावा दिया। अफीम युद्ध 1839 से 42, जिसके परिणामस्वरूप चीन की हार हुई और ब्रिटिश व्यापारिक विशेषाधिकारों का विस्तार हुआ। दूसरा संघर्ष, जिसे अक्सर एरो युद्ध 1556 से 60 कहा जाता है, ने यूरोपीय लोगों के लिए व्यापारिक अधिकारों में वृद्धि की। मूल कंपनी को अपने एकाधिकार के कारण विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी की स्थापना हुई और दोनों का विलय 1608 यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड के रूप में हुआ, जो ईस्ट इंडीज में व्यापार करती थी। यूनाइटेड कंपनी को 24 निदेशकों के एक न्यायालय में संगठित किया गया था, जो समितियों के माध्यम से काम करते थे। उन्हें प्रोपराइटर कोर्ट या शेयरधारकों द्वारा प्रतिवर्ष चुना जाता था। जब कंपनी ने 1757 में बंगाल पर नियंत्रण हासिल किया, तो 1773 तक भारतीय नीति शेयरधारकों की बैठकों से प्रभावित थी, जहां शेयरों की खरीद के जरिए वोट खरीदे जा सकते थे। उस व्यवस्था के कारण सरकारी हस्तक्षेप हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1787 और विलियम पिट यंगर के इंडिया एक्ट 1784 ने संसद के प्रति उत्तरदायी एक नियामक बोर्ड के माध्यम से राजनीतिक नीति पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे वाणिज्यिक और राजनीतिक नियंत्रण दोनों खो दिए। 1813 में इसका वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया और 6934 से यह भारत की ब्रिटिश सरकार के लिए केवल एक प्रबंध एजेंसी बन गई। 1813 में इसे उस भूमिका से वंचित कर दिया गया। भारतीय विद्रोह 1557 के बाद
यह एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा और 87 में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।